Hello students of class 10th. Now let's move on to part number 8 of our chapter the agriculture. पार्ट नंबर 7 में हमने डिस्कस किया था कि अब हम नॉन फूड क्रॉप्स के बारे में पढ़ेंगे. फूड क्रॉप्स हमने पढ़ लिए थे जैसे वीट, राइस, मेज वगैरह जो हम घर पे खाने के लिए लाते हैं. नेक्स्ट इज नॉन फूड क्रॉप एंड द फर्स्ट वन इज शुगर केन. ठीक है, सबसे पहले आपको स्टार्ट करना है शुगर केन से. ठीक है, हिंदी नेम में मैं इसका लिख देता हूँ, वैसे एग्जाम में या कहीं कॉपी में लिखने की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है. इसको गन्ने को शुगर केन कहते हैं, है ना. तो देखिए ये कहाँ उगता है, लगभग हर क्लाइमेट में उग जाता है क्योंकि इसको बहुत समय लगता है उगने में, ऑलमोस्ट अ ईयर, पूरा साल भर इसको ग्रोथ होने में चाहिए. इट टेक ऑलमोस्ट अ ईयर टू ग्रो. ठीक है, पूरा साल भर इसको ग्रो होने के लिए चाहिए. मैनुअल लेबर चाहिए. मैनुअल लेबर मतलब कि मशीनें भी चाहिए और हाथ से काम करने वाली जो लेबर है वो भी काफ़ी मात्रा में इसके लिए चाहिए. ठीक है, वैरायटी ऑफ सॉइल्स में उगता है, बहुत सारी सॉइल्स में उग जाता है, लेकिन वो सारी सॉइल फर्टाइल होनी चाहिए, है ना. वेल ड्रेन्ड होनी चाहिए और फर्टाइल होनी चाहिए. वेल ड्रेन्ड मतलब कि अच्छा खासा पानी उनमें होना चाहिए. सूखी मिट्टी में शुगर केन नहीं उगता. ठीक है, बहुत ज़्यादा ड्रेन्ड भी नहीं चाहिए, लेकिन वेल ड्रेन्ड का मतलब है कि हाँ अच्छा खासा पानी अवेलेबिलिटी आपके पास होनी चाहिए. नेक्स्ट, शुगर केन जो वर्क करता है ये आपको पता हो रॉ मटेरियल के रूप में वर्क करता है. ये पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी सेक्टर मैंने आपको बताया था कि शुगर केन जो है वो एक रॉ मटेरियल के रूप में वर्क करता है फॉर शुगर इंडस्ट्री. ठीक है, शक्कर बनती है, जो हमारे घर में शक्कर आती है शुगर केन से ही बनती है. शक्कर हो गई आपका, ठीक है, गुड़ हो गया, जगरी जैसे हम कहते हैं. ठीक है, ये सब भी शुगर केन से ही बनते हैं. तो शुगर केन क्या होता है, एक रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है सेकेंडरी सेक्टर के लिए, इसलिए प्राइमरी सेक्टर में आता था और मैंने इसका एग्जांपल भी आप लोगों को दिया था. ठीक है, तो शुगर केन के बारे में इतनी बात ध्यान रखनी है आप लोगों को कि ऑलमोस्ट ईयर टू ग्रो ये रहता है. अच्छा, एक एरिया कहाँ कहाँ उगता है, तो उत्तर प्रदेश, यूपी एंड महाराष्ट्र. ठीक है, यूपी एंड महाराष्ट्र आर द मेन ग्रोइंग एरियाज ऑफ शुगर केन. आपको ये ध्यान रखने हैं. रफ कॉपी में एक नोट स्टेप इसको बना लीजिए. फिर फेयर कॉपीज में तो आपको वही लर्न करने हैं जो क्वेश्चन आंसर आते हैं, और ये एडिशनल नॉलेज आपकी होगी जब आप लर्न करेंगे एग्जाम्स के लिए, तो ये भी आपके पास होना चाहिए. तो ये शुगर केन का भी पूरा हो जाता है. So okay students, next crop is after sugarcane oil seeds. ऑयल सीड्स क्या होते हैं, वो सीड, वो बीज जिनके बीजों से तेल निकलता है ना. जैसे हम लोग सरसों का तेल, नारियल का तेल ऐसे बोलते हैं घर पे, है ना, ग्राउंडनट का, मस्टर्ड का. ये सब क्या है, डायरेक्ट ऑयल तो आता नहीं है, पहले इनकी क्रॉप उगती है, मस्टर्ड क्रॉप उगती है, फिर उससे हम मस्टर्ड ऑयल निकालते हैं. ग्राउंडनट उगता है, उससे ग्राउंडनट ऑयल निकालते हैं. ऐसे बहुत सारे ऑयल होते हैं, सोयाबीन का जो हम खाने में भी यूज़ करते हैं. ठीक है, तो अराउंड आप इसे ध्यान रखिए कि इंडिया की कंट्री की 12% एरिया पे ऑयल सीड्स ही उगाए जाते हैं. सोयाबीन, मस्टर्ड, ग्राउंडनट, कैस्टर, ये सारे ऑयल सीड्स ही उगाए जाते हैं. कितने परसेंट पे, 12% पे, जो एक काफ़ी बड़ा अमाउंट है. ठीक है, उसके बाद कौन कौन से होते हैं, तो एग्जाम्पल ग्राउंडनट, कैस्टर ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, मस्टर्ड. ठीक है, ये सब कुछ कॉमन ऑयल सीड्स के एग्जांपल हैं. फिर हम बात करते हैं कि इनके, देखिए होता क्या है, ये यूज़ होते हैं सरसों का जो, या जैसे मूंगफली होती है तो मूंगफली का जो वो क्रॉप होता है उसमें से ऑयल अलग कर दिया जाता है, और हम जो खाते हैं कुकिंग मटेरियल में पार्ट लेते हैं उसको अलग कर दिया जाता है, जो हम घर पे लाके मूंगफली को खाते हैं. ऐसे ही मस्टर्ड के साथ भी होता है. सरसों के तेल, जब सरसों की फसल उगती है तेल को अलग निकाल लिया जाता है, उसके फूल होते हैं उसमें से, और बाकी सरसों की सब्जी भी हम घर में बनाते हैं, सरसों का साग वगैरह आपने सुना होगा. तो दोनों तरफ से यूज होता है, ऑयल भी और कुकिंग मटेरियल पे भी. ठीक है, ऑयल सीड्स के साथ ये अच्छी बात है. तो सबसे पहले हम ग्राउंडनट की बात करते हैं. इसमें ग्राउंडनट मैंने आपको रबी खरीफ में बताया था, ये खरीफ क्रॉप है. ठीक है, ग्राउंडनट इज अ खरीफ क्रॉप. गुजरात इज द लीडिंग प्रोड्यूसर. देखिए ऐसे याद रखिए, ग्राउंडनट, जी से ग्राउंडनट एंड जी से गुजरात. गुजरात इसका लीडिंग प्रोड्यूसर है. भारत में सबसे ज़्यादा ग्राउंडनट, मूंगफली गुजरात में उगती है. ठीक है, इसके बाद मस्टर्ड एक रबी क्रॉप है.
ठीक है। मस्टर्ड एग रबी क्रॉप है, ये सबसे ज़्यादा राजस्थान में उगता है, जहाँ पे हम रहते हैं, हमारे स्टेट में सरसों के लिए फेमस है राजस्थान। ठीक है, ऐसे आप लोगों को याद रखना है, इतना काफ़ी है। ऑयल सीड्स 12% पार्ट पे होते हैं कंट्री के। ग्राउंडनट, कैस्टर, सनफ्लावर, मस्टर्ड आर सम ऑफ द ऑयल सीड्स इन इंडिया। गुजरात इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ ग्राउंडनट विच इज़ अ खरीफ क्रॉप, एंड मस्टर्ड इज अ रबी क्रॉप, एंड राजस्थान इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ मस्टर्ड। इतना आपको लर्न रखना है। नेक्स्ट वन इज सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्रॉप इज योर टी, है ना। हम लोगों ने 2 क्रॉप्स पूरे कर लिए, ऑयल सीड्स एंड शुगर के। नेक्स्ट वन इज टी, चाय, है ना। तो जो टी है ये भी ऑलमोस्ट ईयर टू ग्रो लेती है, लगभग पूरे साल भर में आप कभी भी इसको उगा सकते हैं। प्लांटेशन क्रॉप है। इंडिया में इस क्रॉप को इंट्रोड्यूस किसने किया? ब्रिटिशर्स ने। ठीक है, अंग्रेजों ने जब भारत को गुलाम बनाया उस समय पे ये क्रॉप भारत में आया, टी, है ना, उन्होंने हमें इंट्रोड्यूस किया इससे। उसके बाद एक लेबर इंटेंसिव है ये। लेबर इंटेंसिव मतलब बहुत सारे लेबर की ज़रूरत होती है। आप लोगों ने मूवीज़ वगैरह में देखा होगा, हो सकता है टी के फील्ड प्लांटेशन भी देखे हों। पीछे पीठ पे एक टोकरी बंदी होती है, उसमें लीव्स प्लक्ट कर करके एक एक तोड़ के नीचे ऊपर डालते रहते हैं। तो इतनी बड़ी फील्ड है तो लेबर बहुत सारी चाहिए। एक एक पत्ती तोड़ के उसमें आपको इकट्ठी करनी है, गुड वंस को प्लक्ट करना है, बाकी को छोड़ देना है। तो ये एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस है जिसमें लेबर बहुत आपको चाहिए। प्लांटेशन क्रॉप है ये, ठीक है, टी। उसके बाद मेन आपको बात याद रखनी है कि इसकी जो मिट्टी है वो वेल फर्टाइल होनी चाहिए, ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट रिच इन ह्यूमस होनी चाहिए। उस मिट्टी में अच्छी मात्रा में क्या होना चाहिए? ह्यूमस, HUMUS। व्हाट इज ह्यूमस? ह्यूमस क्या होता है? देखिए, हमारी मिट्टी में जब एक मिट्टी होती है उसमें एक दिन में हजारों लाखों माइक्रो ऑर्गेनिज्म डेड होते हैं, प्लांट और माइक्रो ऑर्गेनिज्म, है ना। रोज मिट्टी में मरते हैं, रोज वहीं से जन्म भी लेते हैं। अब जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, प्लांट्स हैं छोटे मोटे, और एनिमल्स हैं या छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उसमें डेथ होती है उनकी, तो उनकी बॉडी में पूरे जीवन में उन्होंने कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन जो इनटेक किया होगा सारा मिट्टी में मिल जाता है। दिस टॉप लेयर कंटेन्स ह्यूमस, इसी को ह्यूमस बोलते हैं। द रिमेन्स ऑफ डेड एंड डिकिंग मटेरियल वे डिपॉजिटेड इन द सॉइल, जो सॉइल में डिपॉजिट हो गया, ये सॉइल को बहुत ज़्यादा फर्टाइल बनाता है ना, मिट्टी को ब्लैक कलर देता है। और आपको एक बात ध्यान रखनी है, देखिए नेचुरल है, आपने कुछ भी इसमें पैसा खर्च नहीं किया, ना फर्टिलाइजर डाला, ना पेस्टिसाइड डाला, ये नेचुरली किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की डेथ हुई, मिट्टी में मिला वो, और उसने अपने न्यूट्रिएंट्स मिट्टी को दे दिए, चाहे कैल्शियम हो, आयरन हो, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बॉडी में मिनरल्स प्रेजेंट थे सारे मिट्टी में मिल गए। मिट्टी में मिल गए तो इससे मिट्टी क्या हुई? फर्टाइल बनी, अच्छी बनी, है ना। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि टी के लिए जो मिट्टी हमें चाहिए वो रिच इन ह्यूमस होनी चाहिए। रेनफॉल की बात करें तो अच्छी रेनफॉल चाहिए, अबाउ 200 सेंटीमीटर, काफ़ी अच्छी रेनफॉल टी को चाहिए, अबाउट 200 सेंटीमीटर। मेन एरियाज़ की बात करें हम तो ये तो आप लोगों को ही पता होगा, असम, है ना, असम फेमस है टी के लिए। वेस्ट बंगाल, जिसको मैं W.B. लिख रहा हूँ, वेस्ट बंगाल शॉर्ट में, और वेस्ट बंगाल में खासकर दार्जिलिंग, है ना, टी के लिए बहुत फेमस है। इसके बाद ठीक है, इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। वेस्ट बंगाल, दार्जिलिंग हो गया, असम हो गया, थोड़ा केरला, ठीक है। मेन तो असम एंड वेस्ट बंगाल, और वेस्ट बंगाल में भी दार्जिलिंग आप लोगों को लर्न रखना है। तो टी के बारे में यही है, एक बार वापस रिवाइज कर लेते हैं। ऑलमोस्ट ईयर टू ग्रो, काफ़ी टाइम लगता है, पूरा पौधा उगता है, लेबर इंटेंसिव है, लेबर ज़्यादा चाहिए क्योंकि प्लग लीव्स को तोड़ तोड़ के फैक्ट्री में देना होता है, फिर फैक्ट्री से टी बन के आती है हमारे घर में। ब्रिटिशर इस पौधे को इंडिया को इंट्रोड्यूस किया, लेबर इंटेंसिव है, फर्टाइल मिट्टी चाहिए, रिच इन ह्यूमस। ह्यूमस क्या है? डेड एंड डिकिंग मैटर का जो बसता है, छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म और एनिमल की डेथ होती है सॉइल में, उनमें जो कैल्शियम आयरन होता है उससे बनता है ह्यूमस। और एक था असम, वेस्ट बंगाल एंड केरला आर द मेन टी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स ऑफ इंडिया। और वेस्ट बंगाल में भी कौन सा? दार्जिलिंग इज द मेजर वन। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्रॉप इज आफ्टर टी, कॉफ़ी, है ना। चाय के बाद तो कॉफ़ी ही है जो नेक्स्ट मेन क्रॉप है आपके इंडिया का ड्रिंकिंग के हिसाब से। देखिए, कॉफ़ी इंडिया में वैसे कम उगती है, कल्चर भी कम है, ओनली 3.5%, है ना, ओनली 3.5% वर्ल्ड की कॉफ़ी का हम बनाते हैं। जैसे वर्ल्ड में अगर 100 किलो कॉफ़ी एक दिन में बन रही है तो हम 3.5 किलो उसका बना पा रहा है इंडिया, तो 3.5%। मेन आपको बात ध्यान रखनी, कॉफ़ी उगती कहाँ है?
तो और कौन सी वैरायटी की? एक वैरायटी आती है अरेबिका, ठीक है, जो कॉफ़ी हम पीते हैं, ये ब्रुक बॉन्ड है या कौन सी है, नेस्ले है, ये सब आपके कंपनी के नाम होते हैं बस। कॉफ़ी कोई कंपनी नहीं बनाती, कॉफ़ी फार्मर अपनी फील्ड में बना रहा है ना, बीन्स उसकी, फिर वो फैक्ट्री में बेचता है, फैक्ट्री में फिनिशिंग प्रोसेसिंग अपने हिसाब से कंपनीज करती हैं, कोई मोटी कॉफ़ी बनाता है, कोई पतली बनाता है, कोई क्वालिटी अच्छी रखता है, कोई थोड़ी ख़राब रखता है, तो उस वजह से कंपनीज के लेबल उस पर लग जाते हैं। मेनली कॉफ़ी फार्मर बनाते हैं। तो अरेबिका वैरायटी कॉफ़ी इंडिया में होती है, और कहाँ होती है आपको ये नाम स्पेशली याद रखना है कि एक ही जगह हो रही है बस। नाम है बाबा बुदान हिल्स। बाबा बुदान हिल्स इज फेमस फॉर अरेबिका वैरायटी ऑफ कॉफी, और ये कहां पे है? कर्नाटका। आपने सुना भी होगा कर्नाटका नंबर 1 प्लेस पे है कॉफी के प्रोडक्शन में इंडिया में, एंड वहां पे भी कहां पे? बाबा बुदान हिल्स में कॉफी की फील्ड्स हैं बड़ी बड़ी, वहां पे ये फील्ड उगाई जाती है। तो इतनी बात ध्यान रखनी है आपको कॉफी के लिए। 3.5% ऑफ वर्ल्ड प्रोडक्शन अरेबिका वैरायटी बाबा बुदान हिल्स में इन कर्नाटका, ठीक है। तो ये कॉफी का भी टॉपिक हमारा पूरा होता है।